हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हैलोजेंस कंटेन करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं हम? हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं हैलो अरीन्स। तो आज हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, जैसे प्रिपरेशन हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, एटसेट्रा। हेलो एल्केन्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो RX, जिनको हम बोल देते हैं एल्काइल हैलाइड, और हेलो अरीन्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ARX, जिनको हम बोल देते हैं अराइल हैलाइड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात जो यहाँ पर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस। तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर यूजेस जैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन्स एंड DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन। आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, हेलो अरीन्स लाइक ARX। ARX आपका एक हेलो अरीन है, जनरल मैंने फॉर्मूला लिखा है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो बेंजीन पर Cl, जिसको हम बोल देंगे क्लोरोबेंजीन। उसके बाद आप देख सकते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिसको हम कह देते हैं शॉर्ट में EAS, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के। वेटेज आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 नंबर का आता है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स में आप देख सकते हैं हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने लिया बेंजीन, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं हेलोजिनेशन। क्या कर रहे हैं हम? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में आप देख सकते हैं मैंने लिया बेंजीन, Cl2 एनाइडस AlCl3 या फिर FeCl3। ये आपकी लुईस एसिड है। क्या है ये? लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl पॉजिटिव, और इसलिए इस रिएक्शन को बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव को Cl पॉजिटिव रिप्लेस कर देता है और क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। और HCl के साथ निकल जाता है दूसरे वाले Cl के साथ, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्म में आउट हो जाता है। सेम अगर आप यहाँ पे Br2 लेते हैं तो Br2 के साथ हम ले सकते हैं एनाइडस AlBr3 या फिर FeBr3। ये भी आपकी क्या है? लुईस एसिड्स मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है जी। और ये भी क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा Br पॉजिटिव। क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? Br पॉजिटिव। नेक्स्ट उसी टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इक्विलिब्रियम में जाती है और यहाँ पर बन जाता है आयोडोबेंजीन, और HI यहाँ पे आउट हो जाता है। क्या आउट हो जाता है? HI। ठीक है जी। ये हमारी कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ से हमने बेंजीन से प्रिपेयर किया है हेलोबेंजीन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अब HI यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आयोडीनेशन के जब हम आयोडीनेशन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो HI जनरेट हो रहा है HiO3 + 5 HI gives H2O + I2। तो ये रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन के साथ और कुछ बातें भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिया एनिलीन। अब एनिलीन कैसे बना सकते हैं? एनिलीन को बनाना बहुत आसान है। आपने लिया बेंजीन, बेंजीन पर जुड़ा हुआ NO2 और उसका कर दिया रिडक्शन। क्या कर दिया? रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा? एनिलीन। अब बेंजीन पे NO2 कैसे बनाए? सिंपल नाइट्रेशन। क्या कर सकते हैं? नाइट्रेशन। तो बेंजीन का क्या कर दीजिए? नाइट्रेशन। क्या बन जाएगा? बेंजीन पर NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन, उसका रिडक्शन कर दीजिए, बन जाएगा बेंजीनामीन, या फिर क्या कह सकते हो आप? अमीनो बेंजीन, या क्या कह सकते हो? एनिलीन। एनिलीन पर हमने रिएक्शन करी HX NaNO2 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको हम बोलते थे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते थे? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ से डाई एजो ग्रुप का डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, यहाँ से डाई एजो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, तो ये बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। अगर मैं इसकी रिएक्शन CuX के साथ कर देता हूँ 60 से 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो बन जाता है आपका हेलोबेंजीन। यहाँ पर X हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन।
और नाइट्रोजन गैस एक लाइक नॉट रिएक्टिव है, इनर्ट नेचर में है, तो आउट हो जाती है यहाँ से। KI के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, KI के साथ सिंपल, तो ये रिएक्शन हो जाती है, आयोडोबेंजीन बन जाता है और N2 आउट हो जाता है। CuCN के साथ करता हूँ तो बेंजोनाइट्राइल बन जाता है, या साइनोबेंजीन आप कह सकते हैं, N2 आउट हो जाता है। अगर सिंपल एक्वस H2SO4 या गर्म पानी में इसको डाल देता हूँ मैं, BDC, अगर मैं यहाँ पे Cl ले लेता हूँ तो ये बन जाता है BDC, जिसको हम बोलते थे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अगर मैं BDC को सिंपल गर्म पानी में डाल देता हूँ, H2O हॉट वाटर या फिर H2O वार्म आप लिख सकते हो, H2O हीट लिख सकते हो, तो ये आपका प्रोडक्ट देगा फिनॉल। क्या प्रोडक्ट देता है? फिनॉल। और N2 गैस यहाँ से आउट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिया BDC की रिएक्शन कराई HBF4, HCl के यहाँ से HCl आउट हो जाता है और यहाँ पर बन जाता है N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। जब इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है फ्लोरोबेंजीन और BF3 और N2 यहाँ से आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। एनिलीन पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात भी बताता हूं। अगर आपने क्या किया, एनिलीन पर ये आपका बेंजीन है, ये आपका एनिलीन है, इससे बना लिया आपने BDC, N2 पॉजिटिव, मान लीजिए Cl नेगेटिव ले लेता हूं मैं, BDC। अब अगर आपने यहाँ पे CuCl प्लस HCl या फिर CuBr प्लस HBr इनका यूज किया है, तो ऊपर वाले के यूज से तो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, N2 गैस आउट। नीचे वाले के यूज से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, N2 गैस आउट। अगर आपने यहाँ पे यूज किया सिर्फ Cu प्लस HBr और Cu प्लस HCl, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, N2 आउट, और यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, N2 आउट। तो इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स है वो सेम है, बस आप देखेंगे रिएजेंट्स डिफरेंट यूज हुए हैं। यहाँ पर जो कॉपर का सॉल्ट यूज किया गया है और यहाँ पर सिंपल कॉपर यूज किया गया है, तो मतलब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन और इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गेटरमैन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है रिएक्टिविटी हेलोअरेंज की। पहली बात रेजोनेंस होता है हेलोरेंस में, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये बेंजीन पर जुड़ा हुआ हेलोजन, ये X हो सकता है और X पर होते हैं 3 लोन पेयर, ठीक है। हेलोजन पर क्या होते हैं? 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर नीचे आया तो ये डबल बॉन्ड निकल के आउट हो गया, डबल बॉन्ड निकलने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया और लोन पेयर यहाँ पे लॉस हुआ तो पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, फिर ये नेगेटिव वापस आया और ये वापस चला गया, तो ये आपको फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर वापस से मिल गया। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि X पर पार्शियली पॉजिटिव दिख रहा है सभी स्ट्रक्चर्स में, और इस पोजीशन और इस पोजीशन जो X के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो हैं, इन पर आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो हुआ क्या, हेलोजन ने रिंग को एक्टिवेट कर दिया। कैसे एक्टिवेट कर दिया? उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। तो हेलोजन ने क्या किया है, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। इट एक्टिवेट्स रिंग थ्रू रेजोनेंस बट क्लोरीन शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर। क्लोरीन यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है ड्यू टू ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट। देखो क्लोरीन जो है उसके पास लोन पेयर तो अवेलेबल है, बट क्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो मतलब ये प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट तो शो कर सकता है, बट क्योंकि इसके पास इसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है। और क्लोरीन यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ये माइनस आई शो करता है। कौन सा बिहेवियर शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो कहाँ पर अटैच होगा? देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑर्थो पैरा ऑर्थो तो अटैच्ड ऑलरेडी, लाइक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली पोजीशन हो चुकी हैं। तो इस बात को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यूज टू रेजोनेंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं Cl जो है, ये आप देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको यहां पर हो जाता है रेजोनेंस। ये Cl, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये नीचे आया, ये निकल के बाहर आएगा और आगे इस तरीके से जो आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए थे वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये लोन पेयर्स, ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यहाँ नेगेटिव है, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, फिर ये वापस, इस तरीके से। बट आपने देखा कि यहाँ पर जो है सभी स्ट्रक्चर्स में Cl के और कार्बन के बीच में रहेगा डबल बॉन्ड करेक्टर। इस तरह का डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा तो रिएक्शन इजीली नहीं होगी, मतलब क्लोरीन को इजीली यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। मतलब
इस रिएक्शन को करने के लिए हमें नॉर्मल कंडीशंस की बजाय ड्रास्टिक कंडीशंस की तरफ जाना होगा। तो ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड करेक्टर और जो क्या है ड्यू टू रेजोनेंस इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, कुछ रीजंस हैं जिस वजह से ये इस सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाता। रीजंस क्या क्या है? फिनाइल कैटायन, अगर मान लो मैं यहाँ से Cl नेगेटिव को रिमूव भी कर देता हूँ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कुछ नहीं आता है कि जो क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं जाते इजीली। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर एक आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। दूसरा, जैसे अगर मैंने Cl नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है ये, जो कि स्टेबल नहीं है। ये तो फिनाइल कार्बोकैटायन है, विनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन, ये स्टेबल नहीं होते। और तीसरा है रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑन बोथ साइड ऑफ बेंजीन रिंग। बोथ साइड ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को जो इस तरीके से तो थी, कल हमने देखी थी ये बेंजीन और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड घूम रहा है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड घूम रहा है, तो दोनों साइड से क्या होगा? रिपल्शन होगा। दोनों साइड से क्या होगा? रिपल्शन। तो इसके लिए हमें यूज करनी होंगी ड्रास्टिक कंडीशंस। कैसी कंडीशंस? ड्रास्टिक कंडीशंस। तो अगर मैं ड्रास्टिक कंडीशंस की तरफ मूव करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यूज करना होगा NaOH, जो कि हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हाई प्रेशर है। और फिर H पॉजिटिव यूज करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, जिसको दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव प्रोवाइड करके वर्कअप करके हमने क्या कर दिया? OH बना दिया, जो बन गया फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की इस प्रोसेस को हम बोलते थे डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाउस प्रोसेस। तो क्लोरोबेंजीन से बन गया फिनॉल। कौन सी कंडीशंस में? ड्रास्टिक कंडीशंस में, हमेशा माइंड में रखना है। बट अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर देते हैं, क्या करने इंक्रीज कर देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हम यहाँ पर जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन बोथ साइड ऑफ बेंजीन है, आप देख रहे हो, अगर मैं उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को किसी भी तरीके से कम कर देता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम कैसे होगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचकर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची कैसे जा सकती है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किया तो यहाँ पर जो ड्रास्टिक कंडीशंस है वो नॉर्मल की तरफ आने लगेंगी। 623 केल्विन की जगह हमें नॉर्मल टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, जैसे 300 से 400 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर भी कम यूज करेंगे। अगर मैंने डबल सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो हो चुका है वो 368 केल्विन हो चुका है, प्रेशर बिल्कुल हट चुका है, और फिर वर्कअप करने पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है ये वाला। अगर मैंने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किया तो देखो प्रेशर जो हो गया वो 443 सॉरी टेम्परेचर 443 केल्विन हो गया और प्रेशर बिल्कुल हट चुका है। तो अगर मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया तो प्रेशर हट चुका है। आप देखिए नॉर्मल कंडीशंस की तरफ हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं ड्रास्टिक कंडीशन से नॉर्मल की तरफ। रीजन क्या है? सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या स्टार्ट कर दिया यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन। तो इसको बोल सकते हैं आप इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ? यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। अगर मैंने क्या किया, देखो अगर मैंने एक बार लगाया पैरा पे, फिर मैंने ऑर्थो पैरा पे लगाया तो टेम्परेचर कम होने लगा। अगर मैं तीनों पे लगा दूं, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा, तो सिर्फ गर्म पानी में डालिए और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना ज्यादा ये क्या हो चुका है? एक्टिवेट हो चुका है। अब Cl इतनी जल्दी रिमूव हो जाएगा कि इसको सिर्फ गर्म पानी में डालते प्रोडक्ट आ जाएगा और ये बन जाएगा 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको हम बोलते थे पिक्रिक एसिड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? पिक्रिक एसिड, जो कि एक कॉमन नेम है। पिक्रिक एसिड क्या है? कॉमन नेम। ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है नेचर में। इस तरीके से आप इसको कैसे हो चुका है एसिडिक? भाई एसिडिक होने के लिए इसको H पॉजिटिव रिलीज करना होगा। जैसे ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? बेंजीन O नेगेटिव एक NO2। इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने वाले पहले तो बेंजीन रिंग है और फिर उसके साथ भी 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हाईली स्टेबलाइज हो गया, हाईली स्टेबलाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट EAS, जो कि हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने कोई ग्रुप लगाया, पॉसिबली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है। किस पे लगा हुआ है? बेंजीन पे। अगर ग्रुप शो कर रहा है -M इफेक्ट, -M मतलब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ये शो करेगा +M। M से मत घबराओ, M इज नथिंग दैट इज R, मतलब मेसोमेरिक बोल दो या फिर -R रेजोनेंस बोल दो, +M बोल दो या फिर +R बोल दो। अगर +R शो कर रहा है तो डेफिनेटली मान लीजिए यहाँ लॉन पेयर से नीचे की तरफ आएंगे, इधर आएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, वापस जाएगा तो फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर घूमेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो अगर आने वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल है, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ जाएगा? जल्दी से बताएं। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे जा सकता है, मतलब 2 पोजीशंस आपकी ऑक्यूपाई कर सकता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल। अगर यहाँ पे जो ग्रुप है वो +M इफेक्ट शो कर रहा है,
प्लस एम मतलब प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर वो ग्रुप आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप हेलोजेंस ले सकते हैं जो कि प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप OH ले सकते हैं जो कि प्लस एम इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल आप NH2 ले सकते हैं जो कि प्लस एम इफेक्ट शो करता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो करता है, विड्रॉ नहीं करता, डोनेट करता है। उसके बाद अगर यहाँ पे -R वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल CO वाला कोई भी ग्रुप है, जैसे COOH हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। मान लीजिए NO2 हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। मान लीजिए CCH हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ये कहां पर जोड़ेंगे, ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे ना तो क्या होगा, जब आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली आपको यहां पर विजिबल है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज करें NO2 ही जुड़ा हुआ है, तो NO2 ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। अगर विड्रॉ करेगा तो कुछ इस तरीके से चले, मैं इसको आपको शो कर देता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। इधर क्या लिख दिया मैंने, NO2। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड ऊपर गया, ये बॉन्ड ऊपर गया, तो क्या बना जरा देखिए, यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड। इधर क्या है O, इधर क्या आ गया O नेगेटिव, और डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर गया है तो यहाँ पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव। फिर ये बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करने के लिए इधर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये आएगा इस पे, यहाँ पे पॉजिटिव। अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या दिख रहा है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को दिख रहा है कि ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजिशन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और मैं खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ। अगर दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजें, यहाँ आप इस टर्म में बोल सकते हो कि दो सेम चार्ज वाली चीजें एक साथ आएंगे तो रिपल्शन होगा। भाई इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन। अब वो क्या ढूंढेगा, जिसपे इनकी रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मेटा पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ना इलेक्ट्रॉन कम हुए ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, बट इन पे इलेक्ट्रॉन कम हुए। मान लेते हैं इन सभी पोजीशंस पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मान लो हो चुके 8। अब मेटा वाला ऑटोमेटिकली इनसे रिच हो चुका है, मेटा वाला ऑटोमेटिकली इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिच हो चुका है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाने वाला कहां पे अटैच हो जाएगा, मेटा पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो आने वाले ग्रुप को, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको अटैच करेंगे हमेशा मेटा पोजीशन पर, क्योंकि वो जुड़ेगा मेटा पर, वो चाहेगा ही जुड़ना मेटा पर, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्थो पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप वो खुद है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास जाके करेगा क्या, जब उसे कुछ मिलेगा ही नहीं तो उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसे अपने आप को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं ऑर्थो और पैरा पर, जिस वजह से आने वाले ग्रुप कहां पे अटैच हो जाते हैं, ऑर्थो और पैरा पर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, हमने रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि है हमारे एग्जांपल्स। एग्जांपल किसके, जो भी हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हम, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं EAS। अब यहां पर मैंने जैसे क्लोरोबेंजीन लिया, अब क्लोरोबेंजीन के साथ हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं। मैंने लिया लुईस एसिड, Cl2 प्रेजेंस में डार्क कंडीशन है, तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क कंडीशन। आप ले सकते हो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डार्क कंडीशन, कोई भी लुईस एसिड आप ले सकते हो, एनाइडस AlCl3 ले सकते हो। अब क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, जो Cl है उसका नेचर चेक कर लीजिए। Cl का नेचर है जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डेफिनेटली या तो ऑर्थो पर अटैच करेंगे या पैरा पर, और स्टेरिक रिपल्शंस और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से ऑर्थो वाला जनरली माइनर प्रोडक्ट होता है और पैरा वाला जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो दो यील्ड मिलेंगी। 100% में से 80%, लाइक 70 to 80% आप ये बोल सकते हो, और 20 to 30% आप ये वाला बोल सकते हो। तो ये आपका माइनर होगा, जिसे हम बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या बोल सकते हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसे हम बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि मेजर होगा और ये माइनर होगा। मान लीजिए हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब Cl को हम एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहां से रिमूव कर रहे हैं। नहीं, हम यहां से Cl को रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम यहां से जो बाकी पोजीशंस पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन हाइड्रोजन्स को एज एन इलेक्ट्रोफाइल किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिपेंड करेगा आने वाला ग्रुप कैसा है, इस बात को आने वाला ग्रुप कैसा है और साथ में लगा हुआ ग्रुप कैसा है, इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपका ये क्लासरूम है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग आते हो स्कूल, ठीक है। अब इस क्लासरूम में सारे बेंचेस अभी पड़े हुए हैं खाली, तो आपके पास एक चॉइस है, जिस बेंच पर आप बैठना चाहें आप उस बेंच पर बैठ सकते हैं। बट अब मान लीजिए क्या हुआ, आप हो गए थोड़े से लेट, ये बेंच हो गया ऑक्यूपाई, ये बेंच हो गया ऑक्यूपाई, ये बेंच हो गया ऑक्यूपाई, ये भी हो गया ऑक्यूपाई, ये भी हो गया ऑक्यूपाई। अब आपके पास 1 2 3 4 चॉइसेस बची हैं, मतलब आप सिर्फ इन्हीं पर बैठ सकते हैं। अब तो आने वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि आप कहां पर बैठ सकते हैं। दूसरा केस आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका एक बेंच फिक्स है,
ये वाला बेंच आपका फिक्स है, ठीक है जी। अब यहाँ पर दो स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, एक आप और एक आपका फ्रेंड। अब मान लेते हैं कि आप मोस्टली बैठते हैं इस साइड, लेफ्ट साइड। अब हुआ क्या कि आपका फ्रेंड आपसे पहले आ गया, उन्होंने लेफ्ट साइड ऑक्यूपाई कर ली, तो अब आपके फ्रेंड ने डिसाइड कर दिया कि आप कौन सी पोजीशन पे बैठोगे, तो आप ऑटोमेटिकली कौन सी पोजीशन पे आ गए, राइट में। तो इस तरीके से आने वाला ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है, जो ग्रुप लगा हुआ है वो उसकी पोजीशन को डिसाइड कर देता है कि आने वाला ग्रुप कहां पे अटैच होगा, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे। तो इन स्मॉलर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस केमिस्ट्री को और इजी बना सकते हैं। जैसे नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रेशन क्या है, नाइट्रेशन में आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए जो कि होता है H2SO4 या HNO3 का मिक्सचर। जब आप इसे हीट करते हैं तो NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल आता है, और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट करने के लिए जो कि H पॉजिटिव है, तो NO2 पॉजिटिव H पॉजिटिव को सब्सटीट्यूट करता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो चाहता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो उसकी पोजीशन उसने डिसाइड कर दी, उसने डिसाइड कर दिया कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हूँ, तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर अटैच होगा। अगर वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर अटैच होगा तो या तो वो ऑर्थो पर लग गया NO2 या फिर पैरा पे लग गया, तो प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और जो माइनर होगा जनरली मैंने आपको बताया था, और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो कि मेजर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सल्फोनेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्यूमिंग H2SO4 लेना है और हीट कर देना है, ठीक है। H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है SO3H, ठीक है। ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसके साथ अटैच होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि माइनर होगा, और एक बन जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि मेजर होगा। इसी तरीके से आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कर सकते हैं और असाइलेशन भी कर सकते हैं। एल्काइलेशन में आपको लेना है RCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो कि आप ले सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे लिया हुआ है एनाइडस AlCl3 और CH3Cl लिया हुआ है, ठीक है। और आप एनाइडस FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लुईस एसिड ले सकते हो, FeBr3 ले लीजिए, AlBr3 ले लीजिए। तो आने वाला ग्रुप अगर R है तो वो R देखो यहाँ पर CH3 है, तो CH3 ऑर्थो और पैरा पर अटैच हुआ। अगर आने वाला ग्रुप मान लीजिए असाइलेशन करते हैं तो वो भी ऑर्थो और पैरा पर अटैच होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बन गया ऑर्थोक्लोरोटोलिन और ये बन गया पैराक्लोरोटोलिन। और जो पैरा वाला है वो मेजर होता है, मैंने आपको बता दिया है, स्टेरिक फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉन फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और एग्जांपल्स अभी तक समझे हैं, तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली समराइज करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, फिर हम इन टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब टॉपिक्स की रेलेवेंसी आपको पता होनी चाहिए कि टॉपिक्स कितने रेलेवेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमने जो पढ़े हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और क्या किया है वो मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आज हमने टॉपिक्स किए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हमने पहले पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरेंज, प्रिपरेशन हम हेलोअरेंज की किस तरीके से कर सकते हैं। फिर हमने सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बायल-सीमैन रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चेक किया, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो अभी चेक किया, वहां पर ये भी चेक किया कि अगर कोई ग्रुप बेंजीन पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो आने वाले ग्रुप्स की पोजिशन को डिसाइड करेगा। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की जो प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस, वो भी हमने डिस्कस की, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो या हेलोबेंजीन से इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते। किसको, हेलोबेंजीन से हेलोजन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। रीजन डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया, फिनाइल कार्बोकटाइन यहाँ पर स्टेबल नहीं होता, या बोल सकते हो कार्बन और Cl का जो बॉन्ड है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और भी बहुत सारे यहाँ पे रीजंस आप दे सकते हो। सो इस वजह से हमें यहाँ पर इसको रिमूव कराने के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस की तरफ जाना होगा। हम नॉर्मल कंडीशंस में काम नहीं कर सकते। ड्रास्टिक कंडीशंस में आपको NaOH लेना होता है, हाई टेम्परेचर लगभग 623 केल्विन पर, और हाई प्रेशर जो कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और हीट करेंगे जब जाके आपका प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, और वर्कअप भी करना होता है H पॉजिटिव के साथ। तो इस तरीके से आप इन बातों को समझ सकते हैं। फिर हमने ये देख लिया कि अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है इस बेंजीन की रिंग पर, तो वो ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या वो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब पुलिंग नेचर के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे OH हो गया, OR हो गया, हेलोजेंस हो गए, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे NO2 हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया, COOR हो गया। इस तरीके के आप एग्जांपल ले सकते हो। द पॉइंट इज हियर कि यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ वो डिसाइड करेगा कि आने वाले ग्रुप की पोजीशन क्या होगी। अब आपके पास आने वाले ग्रुप के लिए ये कुछ 5 पोजीशंस बची हुई हैं। इन 5 पोजीशंस में से आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हमें एज एन इलेक्ट्रोफाइल रिमूव करना है, तो होगा क्या
होगा क्या, सिंपल सी बात होगी कि इन 5 पोजीशंस में से 2 पोजीशन तो ऑर्थो हैं, 2 पोजीशन मेटा है और 1 पोजीशन पैरा है। अब हुआ क्या कि आने वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के रखेगा कहां पे, ऑर्थो और पैरा पर। अगर ऑर्थो और पैरा पर मतलब वो 3 पोजीशंस को एक तरह से क्या कर देगा, 3 पोजीशंस में 2 ऑर्थो वाली होंगी और 1 पैरा वाली होगी। एक कौन सी होगी, पैरा वाली। सब्स्टिट्यूशन या तो पैरा पे होगा या सिर्फ ऑर्थो पे होगा, तीनों पर एक साथ नहीं होगा। वो अलग कंडीशंस होती हैं जिन केसेस में तीनों पर एक साथ भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जब हम जैसे नाइट्रेशन करते हैं, वो नाइट्रेशन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में। तो होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आप जनरल बात में ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा पोजीशन को फिक्स कर दिया कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पर अटैच होगा या पैरा पर, जिसमें से पैरा वाला जनरली मेजर बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो के साथ ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स भी वहां पे काम करते हैं और मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, जिसकी यील्ड कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिसाइड करके रखता है कि आने वाले ग्रुप को मैं अटैच होने दूंगा सिर्फ मेटा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ऑलरेडी उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिया है। और आने वाला ग्रुप भी पॉजिटिवली चार्ज वाला है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे, क्योंकि आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये पोजीशन को अटैच करता है मेटा पर। तो आपको ये चीजें हमेशा क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। तो हमने एग्जांपल्स भी देख लिए थे, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स बताइए जो पॉसिबल हो सकती है डिहाइड्रोब्रोमिनेशन से। क्या कर रहे हैं हम, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन मतलब HBr को रिमूव करना है। डिहाइड्रो, डी मतलब रिमूव करना है, हाइड्रो मतलब H, ब्रोमिनेशन मतलब Br। किसका, 3 ब्रोमो 3 साइक्लो पेंटाइल हेक्सेन और एल्कोहलिक KOH का यूज करना है, जिस रिएक्शन को मैंने आपको कल बताया था एलिमिनेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जिसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, ठीक है जी। बीटा एलिमिनेशन हमें यहाँ पे करना है यूजिंग एल्कोहलिक KOH और जो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ वो दिया हुआ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। तो पहले तो हेक्सेन बना लेते हैं। हेक्सेन बनाने के लिए कितने, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन चाहिए, जिसमें से वो कह रहा है 3 ब्रोमो, 3 पे लगा दिया जी ब्रोमो और 3 पे कह रहा है साइक्लोपेंटाइल, 3 ब्रोमो लगा दिया और 3 पे कह रहा है साइक्लोपेंटाइल और उसके बाद हेक्सेन, ये लगा दीजिए 3 पे साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है। जरा हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पर H2 आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, यहाँ पर H2 आएगा, इधर H2 आ जाएगा और इधर H3 आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ उसे बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा और इससे नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। जरा बीटा के हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीटा पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। एक टाइप का तो ये हो गया। यहाँ पर बीटा पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल यहाँ पर बीटा पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्या यहाँ पर बीटा पर हाइड्रोजन है, 1 2 3, हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये भी बीटा वाला हाइड्रोजन हो गया। मतलब 3 प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन सकते हैं डेफिनेटली। चलिए बनाते हैं तीनों प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट बन गया कि CH3 मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया CH2। पहले ही चलो मान लेते हैं बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, ऐसे मान लेते हैं, और ये बीटा 3 हो गया। तो चलिए मैं पहले बीटा 1 वाला प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो CH3 यहाँ पे H गया तो मैं लिखूंगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये C और ये लिख देंगे Br। Br तो निकल गया है किसके साथ, HBr के साथ, तो यहाँ पे Br आने की नीड नहीं है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे जी, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप को। उसके बाद क्या आ जाएगा, CH2 और CH3, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कंप्लीट है। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया। अब मान लेते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं बीटा 2 से। तो बीटा 2 वाला क्या हो जाएगा, बीटा 2 से रिमूव करते हैं मतलब इस वाले हाइड्रोजन को। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 हो गया, इसके बाद CH2 हो गया, उसके बाद C हो गया, Br यहाँ से गया, H यहाँ से गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और थर्ड पोजीशन पर जुड़ जाएगा साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये कार्बन है और जो ये कार्बन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक सिस होगा और एक क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। एक प्रोडक्ट सिस हो जाएगा और एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांस। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप है वो अलग है, यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ वो अलग है, और इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ एक हाइड्रोजन है और एक तरफ क्या लगा हुआ CH2 CH3, तो ये ग्रुप अलग है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, मतलब एक सिस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो मतलब अभी तक हमारे पास 2 प्रोडक्ट नहीं आए, समझिए ध्यान से, यहाँ पर 4 प्रोडक्ट आ चुके हैं। पहले वाले का सिस ट्रांस, दूसरे वाले का सिस ट्रांस। अब मैं कह देता हूं कि मैं बीटा 3 से रिमूव करता हूं। अगर मैं बीटा 3 से रिमूवल करता हूं तो प्रोडक्ट देखिए, ये बना CH3, बिल्कुल ठीक बात है, ये बना CH2, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद कार्बन आया, यहाँ से Br गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, ठीक है जी। रिमूव करते हैं इस वाले हाइड्रोजन को, ये मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है जी।
इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जब हाइड्रोजन और Br रिमूव करते हैं देखो सभी में HBr रिमूवल हो रहा है, यहाँ भी HBr गया है, यहाँ पर भी HBr गया है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है जी। ये HBr यहाँ से तीनों में रिमूव हो रहा है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे जो साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है उसने डबल बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, उसने डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, बन गया जी। ये हाइड्रोजन गया और ये Br गया, और इधर क्या है जरा बनाइए, CH2 है, उसके बाद क्या है CH2 है, उसके बाद क्या है CH3 है, ठीक है। ये यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की चेन बनी हुई है। बट जब आप इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे इधर जो ग्रुप लगा हुआ है और इधर जो ग्रुप लगा हुआ है एकदम सिमेट्रिकल है, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है, एक तो प्रोडक्ट ये आ गया, दो प्रोडक्ट ये आ गए, तो 1 + 2 कितना हो गया जी 5। तो हमारे पास टोटल 5 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स, कितनी एल्कीन्स पॉसिबल है बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन यूजिंग अल्कोहलिक एसिड। कह रहा 3 नहीं, कह रहा 4 नो, कह रहा 5 बिल्कुल सही बात, 6 नो। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक एल्कीन आपको दी हुई है, ठीक है जी, HCl का एडिशन करना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। हेलो एक्स पूछा हुआ है, एक्स तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक्स होती है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, नॉट ओनली JEE एग्जाम्स और भी बहुत सारे एंट्रेंसेस में आया हुआ है कि इसमें जो मिस्टेक्स होती है वो क्या होती है। मार्कोनिकॉफ एडिशन ये कहता है कि जो यहाँ पे नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव जो होगा, जो हलाइड आयन होगा वो कहां पर जाना चाहेगा, हलाइड आयन जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसपे कम हाइड्रोजन है। हमने डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों को चेक किया, मैंने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैंने देखा यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो कहां पर जाना चाहेगा Cl नेगेटिव, जिसपे कम हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन कौन से वाले पे, जो सेंटर वाला है। तो चलिए अटैच करते हैं। तो प्रोडक्ट ये बन जाना चाहिए कि बेंजीन पर आना चाहिए CH2, और देखो आपको ये दिया भी हुआ है, और इधर CH पे Cl जोड़ दिया, और इधर डबल बॉन्ड सिंगल हो गया CH2, और H जुड़ गया तो CH3 हो गया। बट प्रॉब्लम ये हुई, अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएं तो यहां पर होता क्या है, ये आपको कुछ दिया हुआ है, पहला स्टेप इसमें H पॉजिटिव का एडिशन होता है। एक बार H पॉजिटिव का एडिशन हो गया तो H पॉजिटिव का एडिशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो H पॉजिटिव का एडिशन इधर हो जाए, ये बन जाए, या H पॉजिटिव का एडिशन यहां पर हो जाए। अब क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल हो, ये वाला कम स्टेबल हो। चलिए इसे तो लाइन से हटा देते हैं, ये तो अब हमारा हिस्सा ही नहीं है, ठीक है, इस रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है, ये हटा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब बची ये वाली बात, मेजर प्रोडक्ट में आते हैं, माइनर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मेजर की बात करेंगे। अब हुआ क्या यहाँ से कुछ शिफ्टिंग हो सकती है। एक हमने पढ़ा था 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो यहां से क्या हुआ, ये 1 और ये क्या है 2, ये क्या है 1 और ये क्या है 2। अगर यहां से ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होके ये बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पर आ जाएगा CH पॉजिटिव, इधर आ जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा CH3। अगर ऐसा हुआ तो ये बन गया बेंजाइल टाइप का कार्बोकेटाइन। किस टाइप का, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द दिस वन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस आ चुका है। क्या आ चुका है यहाँ पर, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो चुका है। अगर ये ज्यादा स्टेबल हो चुका है तो आने वाला जो Cl नेगेटिव है वो किधर अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन जाएगा CH पे हो जाएगा Cl, और इधर क्या आ जाएगा CH2, और इधर क्या आ जाएगा CH3। तो देखो दोनों प्रोडक्ट आपको उसमें दे रखे हैं। ये देखो ये वाला दे रखा है A, जो कि नहीं होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वाला होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये वाला आपका प्रोडक्ट होगा, ये भी प्रोडक्ट नहीं होगा, रिंग पे सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही नहीं, एल्कीन कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या होगी, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो बात है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन में ये वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा, जो मेजर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। जब हम बेंजाइल वाले पे Cl के अटैचमेंट होगी, जो कि ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा यहाँ पर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें यूज किया गया Fe और Br2, ठीक है जी। अगर Br2 Fe की प्रेजेंस में यूज किया गया, मतलब Br2 एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में यूज किया गया है, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर ये है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर, तो इसका मतलब जो यहाँ से Br2 है वो जनरेट करेगा क्या, Br2 जनरेट करेगा Br पॉजिटिव। अगर Br2 Br पॉजिटिव को जनरेट कर रहा है, Br2 किसको जनरेट कर रहा है, Br पॉजिटिव। और व्हाट इज दिस Br पॉजिटिव, Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है। Br पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन होगा।
चलिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रिंग पर ज्यादा है, इस रिंग के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सी डबल बॉन्ड है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। और इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, एक NH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसपे लोन पेयर भी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। मतलब ये बात तो फिक्स हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो आने वाला जो Br पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो लेफ्ट वाली रिंग पे अटैच होगा, मतलब रिंग ए पर, ना कि बी पर। ठीक है, अब रिंग ए पर कहां पर अटैच होगा, ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है जी आप बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ा हुआ है तो सिंपल सी एक बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। कहां पर, वो उसे सब्स्टिट्यूट करता है या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। अब अगर मैं इसकी रेस्पेक्ट में इधर जाऊं तो ऑर्थो, इधर जाऊं तो ऑर्थो, दोनों ऑर्थो ब्लॉक्ड है, ऑक्यूपाइड है। मेटा पर करेगा नहीं, ये मेटा है, सिर्फ एक पैरा बचा ये, और इधर आ जाएगा Br। अब प्रोडक्ट आप चेक कर लीजिए, क्या इस पे भी बिल्कुल गलत, क्या इस पे आएगा बिल्कुल सही, क्या इधर, क्या इधर, नो। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एकदम सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टोल्यूइन जो है वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ Cl2 का साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव ए प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द रिएक्शन विद NaOH। क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, जिन क्वेश्चंस को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच किस तरीके से लगानी है, इस बात को आपको माइंड में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जिस पर अभी हम हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है टोल्यूइन बना लेते हैं। टोल्यूइन बनाने के लिए हमें चाहिए बेंजीन और एक चाहिए CH3, क्योंकि टोल्यूइन को बोल देते हैं मिथाइल बेंजीन, टोल्यूइन इज द कॉमन नेम। ठीक है जी, जब हमने मिथाइल बेंजीन को रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है जी, Cl2H न्यू। आपको पता है ये ग्रुप क्या करता है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, नो, ये करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन वो कह रहा है कि जितना आपको Cl2 यूज करना है और जितनी सनलाइट यूज करनी है आपके लिए फुली अवेलेबल है, आप कितनी भी यूज करिए। तो ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई, Cl2 जहां तक यूज हो सकता है उतना यूज करते रहेंगे। तो मैंने क्या किया, अगर मैं चलो मोल्स 1 इक्विवेलेंट के हिसाब से करता हूं, मैंने एक इक्विवेलेंट लिया, तो ये क्या करेगा कि इस साइड चेन से, जो कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ले लेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर देगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाती है, जो आपको पता ही है ऑलरेडी। पहले 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन लाइक प्रोपेगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में आपको एकदम पता है कि इनिशिएशन स्टेप में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं रेडिकल्स में, और प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल गिव्स मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल। जो मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल था वो अब रेडिकल बन जाता है, जो रेडिकल पहले रेडिकल था वो मॉलिक्यूल बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेशन, फाइनल स्टेप, जिसमें जितने भी रेडिकल्स बनते रहते हैं वो सभी अटैच्ड होते रहते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक रेडिकल के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन होता रहेगा और प्रोडक्ट बनते रहेंगे। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट वहां पे हमें मिलते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि एक इक्विवेलेंट ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और एक क्लोरीन को अटैच कर दिया, जिसे हम बोलते हैं CH2Cl, जिसे हम बोल देंगे बेंजाइल क्लोराइड। तो टोल्यूइन से बन चुका है बेंजाइल क्लोराइड। चलिए इस बात को मैं यहां समझाता हूं। मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन पर लगाया CH3, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। या बोलेंगे टोल्यूइन। हुआ क्या, टोल्यूइन पर मैंने किया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, जो कि क्या करेगा, साइड चेन हेलोजिनेशन माइनस HCl, एक ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा जो कि हो जाएगा CH2Cl। इसको हम बोल देते हैं बेंजाइल क्लोराइड। फिर हमने किया, फिर से एक इक्विवेलेंट Cl2H न्यू लिया, फिर से माइनस HCl हुआ, एक H गया और एक Cl अटैच हो गया, जो कि बन गया CHClCl। एक तरीके से बेंजाइल के बाद बनता है बेंजल, तो इसे बेंजल डाइक्लोराइड बोल देंगे। बेंजल डाइक्लोराइड।
उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर से अभी भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो मैं यूज कर सकता हूँ Cl2H, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि आप जितना यूज करना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, एक्सेस में अवेलेबल है। तो बन जाएगा सी पर आ जाएंगे 3Cl, 1Cl, 2Cl और 3Cl। आप इसको लिख सकते हैं बेंजीन पर CH3 की जगह आ चुका है Cl3, और इसको हम बोल सकते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, क्योंकि 3 क्लोराइड या क्लोरीन एटम्स आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज हुआ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे बताइए। एक इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज होगा, 3 इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं बेंजीन, लाइक मिथाइल बेंजीन से बेंजो ट्राइक्लोराइड तक। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इतना ओपन करके लिखें, ये तो मैंने आपको समझाया। आप लिख सकते हैं कि Cl2H जो मैंने यूज करना है वो H, आप यहाँ पे लिखिए H वो मैंने यूज करना है एक्सेस में। आप इस तरीके से लिख दीजिए बस ब्रैकेट में एक्सेस। एक्सेस अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि जितना आपको जरूरत है आप उतना यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो Cl2H जितना आपको यूज करना है। Cl2 यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में यूज हुआ है, ठीक है जी, तो ये करेगा साइड चेन हैलोजिनेशन, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा। आप यहाँ पे लिख देंगे -3HCl, तो फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा CCl3 बेंजो ट्राइक्लोराइड। वो कह रहा है कि इसकी विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द रिएक्शन विद NaOH। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, पहले इसको मैं अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर जितने भी Cl है वो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएंगे, Cl की जगह OH, OH और OH, यहां से रिमूव हो जाएगा 3NaCl, तो एक तरीके से 3 NaOH यूज हो गए। अगर यहां से 3 OH यूज हो गए तो एक कार्बन पर 2 OH ही स्टेबल नहीं होते, हाईली अनस्टेबल। भाई छोटे से कार्बन पर 2 बड़े बड़े ग्रुप OH ग्रुप लगे हुए हैं, और जिन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स भी बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं, लॉन पेयर्स भी हैं, तो रिपल्शन तो बहुत ज्यादा है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आता है जिसमें एक कार्बन पर 2 OH है, एक कार्बन पर 3 OH है, तो इमीडिएटली वहां से वाटर रिलीज हो जाता है। इमीडिएटली क्या रिलीज हो जाता है, वाटर। वाटर रिलीज कर देते हैं, OH और H ये यहाँ पे यूज हो जाएंगे, और यहां से निकल जाएगा -H2O। तो देखिए बचा क्या, एक तो बेंजीन रह गया, एक है कार्बन, उस पर एक जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन और फिर H, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन और H, तो बन जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं NaOH, क्या यूज कर रहे हैं NaOH, तो NaOH तो अभी भी मिक्सचर में अवेलेबल है, ऐसा थोड़ी कि एक ही इक्विवेलेंट दिया है। तो अगर NaOH मिक्सचर में अवेलेबल है तो ये जो एसिड है और NaOH एक बेस है, तो एसिड और बेस क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट ना बना के क्या बनाएंगे, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर भी O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं। अब होगा क्या, जब ये सॉल्ट बन जाएगा तो यहाँ पर बोला गया हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब एक तरह से वर्कअप कर दिया। तो फिर से ये जो वर्कअप किया जाता है, ये इसको रिमूव करने के लिए Na को इधर इस तरीके से किया जाता है ताकि वापस से प्रोडक्ट बन जाए बेंजोइक एसिड। तो टॉली ने रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक प्रोडक्ट मिला विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द रिएक्शन विद NaOH। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन फॉलोड करी गई और हाइड्रोलिसिस किया गया, तो प्रोडक्ट जो मिला वो मिला CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर NaOH यूज किया गया है। तो ध्यान रखना है COOH भी दिया हुआ है और O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये तो बन ही नहीं रहेगा, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। COOH दिया हुआ है और CONA भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बेस यूज हुआ है, तो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। लोअर ग्रेड्स की रिएक्शन है जो आप ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। तभी उसने दोनों ऑप्शंस दिए हैं ताकि आप जल्दी से एसिड पे टिक लगाएं और आंसर गलत हो जाए, इसलिए आपको सॉल्ट चूज करना है क्योंकि बेस गिवन है NaOH। क्लियर, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉट A, C और D। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन एज एन होमवर्क दूंगा जो आप खुद से ट्राई करेंगे, और जिन क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद आपको पता लग जाएगी कि चैप्टर की रेलेवेंसी कितनी है और चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दिया हुआ सॉल्वेंट जो कि है DMF, ठीक है जी। ये सॉल्वेंट हाईली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, हाईली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है।
हाईली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ PHS नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो और यहाँ पर दो ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये सभी कंडीशंस जो बता रही हैं वो कह रही हैं कि जो फेवर कर रही हैं वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर कर रही हैं। किस मैकेनिज्म को? SN2। अगर यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो PHS नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो हाईली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में यहां पर SN2 मैकेनिज्म फेवर होगा। SN2 के बारे में आपको क्लियरली बताइए। SN2 के बारे में क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर मतलब रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड होगी, मतलब एक ही स्टेप में हो जाएगी। मतलब यहां पर अटैक जो होता है वो 180 डिग्री से होता है। आप बोल सकते हो बैक साइड अटैक। आप कह सकते हो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो एनजीपी भी काम करेगा, बट इस केस में वो इनवैलिड होगा, ठीक है। जो इस केस में होगा इनवैलिड होगा। अगर यहां पर NO2 की जगह ग्रुप होता OCH3, ग्रुप क्या होता? OCH3, तो यहां पर एनजीपी काम करता और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के साथ एंकीमेरिक असिस्टेंस होती और फिर हमें प्रोडक्ट कुछ और मिलता। मतलब इन्वर्जन की जगह हमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता। चलिए, अगर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऊपर से है तो नीचे जोड़ना चाहिए। तो मतलब प्रोडक्ट में देखो क्या कहा गया, प्रोडक्ट में पहले तो सब्स्टिट्यूशन यहां पे किया है, ठीक है जी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को हटाया गया है, तो ये तो C तो बनना नहीं चाहिए। अब देखिए ध्यान से, SN2 के बारे में जो मैंने बात बताई है, मुझे कैसे पता लगा SN2? DMF जो यूज हुआ है हाईली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज हो रखा है, तो ये सारी कंडीशंस हमें बताती है कि रिएक्शन SN2 के थ्रू जानी चाहिए, ना कि SN1 के थ्रू। 180 डिग्री अटैक है, बैक साइड से अटैक होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। करते हैं, तो अगर मैं यहां पर जो PR ऊपर जुड़ा हुआ है वो नीचे जुड़ जाना चाहिए, मतलब A, और तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं चाहिए, होना चाहिए, या तो A होगा या C होगा। अब C में प्रॉब्लम ये है कि फ्लोरीन को हटा दिया, SPH बना दिया, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो A हो चुका है, ठीक है। तो आंसर क्या हो चुका है? A। न्यूक्लियोफाइल आएगा, PHS नेगेटिव यहां से अटैक करेगा, BR यहां से आउट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं इंटरेस्टिंग, अगर यहां पर जुड़ा हुआ Me, यहां पे जुड़ा हुआ BR, अगर यहां पे ग्रुप जुड़ जाए OCH3, क्या ग्रुप जुड़ जाए? OCH3, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कैसे? अगर यहां पे ग्रुप जुड़ जाता है OCH3 तो ये इस पे अटैक करेगा, इसको बोलते हैं NGP। तो यहां पर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा कि यहां पर ये Me और ये BR, जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहां से रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं और यहां पर एक रिंग इस टाइप की बन जाएगी और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये इधर ये इधर, ठीक है। अब क्या होगा? ये वापस ब्रेक हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये इधर या इधर, ऐसे भी समझ सकते हो, या सिंपल आप इसको यहां पर भी ला सकते हो क्योंकि घूम के तो वो वापस इधर ही आ रहा है और इस पे PHS नेगेटिव अटैक कर देगा, ठीक है जी। तो अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहां पर एंकीमेरिक असिस्टेंस और NGP आप देख सकते हैं वर्क किए हैं और ये प्रोडक्ट ये बना है जिसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो सॉलिड बॉन्ड ही रहेगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं इसको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और उस केस में क्या हुआ था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा?
मेजर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं मैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं एज एन होमवर्क। एक्स, कोई रिएक्टेंट है एक्स जिसको ट्रीट किया गया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, गिव्स व्हाइट PPT एट रूम टेम्परेचर व्हिच इज सॉल्युबल इन NH4OH। एक्स आपको बताना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है ए जिसकी मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन करेगी तो Mg यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, वो आपको देखना है, ठीक है, या दोनों तरफ इंट्रोड्यूस होगा। देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट यहाँ पर आ जाएगा आपका B और उसका D2O, ठीक है, हैवी वाटर के साथ रिएक्शन कराई सी, सोडियम ईथर के साथ वुड्स रिएक्शन होती है विद 2 मोल्स ऑफ सी, तो डी बन जाएगा। और ए की सोडियम ईथर के साथ विद 2 मोल्स ऑफ ए, यहाँ पे 2 मोल्स सी के यूज हुए मतलब वुड्स रिएक्शन, और यहाँ पर भी 2 मोल्स ए के यूज हुए मतलब वुड्स रिएक्शन, तो ई बताना है। ये आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या करना है, एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अभी हमने एक बात करके आए हैं, रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन, मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं कि ये है मिथाइल बेंजीन। एक बार Cl2 FeCl3 डार्क और एक बार लिखता हूं Cl2HNO मतलब Cl2 सनलाइट। अब आप सोचिए क्या दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा? मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे भी HCl जाएगा, यहाँ पे भी HCl जाएगा। अब बताओ दोनों में प्रोडक्ट अलग होगा। इस केस में CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा, या तो ऑर्थो पर अटैच कर देगा या पैरा पे अटैच कर देगा, ठीक है जी, या तो ऑर्थो या पैरा। और इस केस में साइड चेन हेलोजनेशन होगा, मतलब अगर एक इक्विवेलेंट लेके चल रहा हूं तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। तो उसने दिया हुआ Cl2 FeCl3, मतलब आप ये मत कर देना उसके साथ Cl2 FeCl3 के साथ साइड चेन हेलोजनेशन नहीं करनी, इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना है। तो रिएक्शन दिया हुआ टॉल्यूइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जो हमें देता है गिव्स X एंड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, ठीक है। तो मतलब मैंने दोनों ही आपको बता दिए, X किस कंडीशन में मिलता है, Y किस कंडीशन में, तो X एंड Y आपको बताने हैं। तो कितना सिंपल हो गया, आपको तो बस नाम पहचानने, क्वेश्चन तो हो ही गया, ठीक है, कि मेथा होगा या ऑर्थो होगा या पैरा होगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए डाइहेलोएल्केन X having formula C3H6Cl2 on hydrolysis gives a compound, ठीक है। एक डाइहेलोएल्केन है मतलब इस X में 2 हेलोजन है जो कि Cl है, आपको फॉर्मूले में दिए हुए हैं C3H6Cl2, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा है ऑन हाइड्रोलिसिस एक कंपाउंड दैट कैन रिड्यूस टॉलरेंस टेस्ट रिएजेंट, ठीक है, मतलब जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। उसने कहा है एक डाइहेलोएल्केन है जिसका फॉर्मूला है C3H6Cl2, उसको X बोला गया है। X की हाइड्रोलिसिस करने पर एक कंपाउंड मिला है, मान लीजिए कुछ भी, वो कंपाउंड रिड्यूस कर सकता है टॉलरेंस रिएजेंट को, ठीक है, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, तो ये पॉसिबली एल्डिहाइड होना चाहिए। द कंपाउंड X इज, X के बारे में बताना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन या 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन या 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन या 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि CH3Br के साथ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई तो बन गया CH3Nu प्लस Br नेगेटिव। उसने कितनी सिंपल सी बात पूछी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ रेट ऑफ रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल A2D इज, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है APHO नेगेटिव, BACO नेगेटिव एंड CHO नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव और CH3O नेगेटिव। उसने कहा हम यहाँ पर अटैक करा रहे हैं, ये प्राइमरी टाइप का हलाइड है जो कि प्राइमरी में ना कहें क्या कहेंगे मिथाइल टाइप का हलाइड है, और मिथाइल टाइप के हलाइड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। SN1 से जाएगा, SN2 से जाएगा, किस तरीके से जाएगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना रेट का न्यूक्लियोफाइल के साथ। कुछ न्यूक्लियोफाइल आपको दिए हुआ है, ये एक PHO नेगेटिव है, ये ACO नेगेटिव है, राइट, और ये आपका AC मतलब CH3CO नेगेटिव, ठीक है, CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन, HO नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, और ये मिथॉक्साइड आयन दिया हुआ है CH3O नेगेटिव। तो इनका आपको अटैक दिखाना है, इस पे इनका अटैक किस तरीके से होगा, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से कहां पर अटैक होगा, ताकि आप इसके रेट को इजीली बता सकें। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना रेट का, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता लगे, ये चैप्टर कितना रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हम इस चैप्टर के इस सेशन को फिनिश करते हैं। हमने
10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपको एज ए सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं और 5 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैंने आपको दिए हैं। इन 5 क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आज हमने जो किया है एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो आज किया है वो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखी, कुछ क्वेश्चंस किए और हमने प्रिपरेशन की हेलोरेंस की, केमिकल रिएक्शंस की उनके बारे में, ये सारी चीजें हमने आज करी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।